हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि फंडामेंट इनमें से आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के यूज़ का एग्जाम्पल नहीं है। उसमें ए है हमारा, वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू द पंजाब टू वर्क ऑन द फर्म। बिहार के वर्कर्स का पंजाब फर्म में जाकर काम करना, ये क्या है कि ये हमारा फ्रीडम वाले राइट में आता है, राइट टू फ्रीडम में, क्योंकि किसी को भी अधिकार है, वो किसी भी स्टेट में जा सकता है। कोई भी पर्सन एक स्टेट से किसी भी दूसरे स्टेट में जा सकता है, वहाँ जाकर वो कोई भी काम कर सकता है। तो बिहार के लोगों का पंजाब फर्म में जाके काम करना, ये क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। बी हमारा है, क्रिश्चियन मिशन सेटअप अ चेन ऑफ अ मिशनरी स्कूल। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिश्चियन मिशन, ठीक है, उनके द्वारा मिशनरी स्कूल्स की चेन जो है वो सेटअप करना। तो हमारे यहाँ एक तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, दूसरे सभी को शिक्षा का अधिकार है, एजुकेशन का राइट जो है वो सभी को है। तो हमारे यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं और शिक्षा का सभी को अधिकार है। अगर हम ये देखें तो हमारे यहाँ देखिए कॉन्वेंट स्कूल्स भी चलते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल्स भी चलते हैं, हमारे यहाँ मिशनरीज भी चलती हैं, हमारे यहाँ मदरसे भी चलते हैं। तो ये क्या है, ये सभी का राइट है कि वो किसी भी तरह से शिक्षा प्राप्त करे या किसी भी तरह से शिक्षा दूसरों को दे। तो क्रिश्चियन मिशन के द्वारा मिशनरी स्कूल्स का सेटअप जो है ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। सी हमारा है, मैन एंड वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गेट द सेम सैलरी। यहाँ पर क्या है, राइट टू इक्वलिटी आता है। हमारे यहाँ मैन एंड वुमेन दोनों को बराबर माना गया है, दोनों को इक्वल माना गया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में अगर दोनों को सेम सैलरी मिलती है, या फिर गवर्नमेंट नहीं अगर अदर में भी हम देखें तो अगर सेम सैलरी मिल रही है, तो ये क्या है, हमारा राइट टू इक्वल है। ठीक, इक्वलिटी के राइट में ही आता है। नेक्स्ट हमारा है, पेरेंट्स प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। बच्चों के द्वारा पैतृक संपत्ति का पाना, माता पिता की जो संपत्ति है वो बच्चों द्वारा पाना, पैतृक संपत्ति। तो ये क्या है, पैतृक संपत्ति का मिलना। अगर हम इसे देखें तो ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। ये पेरेंट्स जो हैं उनकी चॉइस है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी को भी दे सकते हैं, जो उनका बच्चा है उसे भी और अदर भी जगहों पे। हाँ, ये है कि जो संपत्ति होती है उस पे बच्चे का अधिकार है, लेकिन अगर पेरेंट्स उसे नहीं भी देना चाहें तो वो आसानी से किसी और को दे सकते हैं। दूसरे, ये चीज़ हमारी फंडामेंटल राइट्स में नहीं आती है, ये हमारे ट्रेडिशनल राइट्स हैं कि जो हमारे यहाँ परंपराएं चली आ रही हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी है आगे वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों को ही मिलेगी। तो ये उसमें आता है, न कि फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो जो डी हमारा है वो है राइट आंसर, जो कि फंडामेंटल राइट्स के यूज़ का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज़ नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है, उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ए है, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, इसकी फ्रीडम। तो ये हमारे यहाँ है, क्योंकि हम तो दिन रात क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं। तो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का हमें अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में हम देखें तो, क्योंकि हमें बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बी हमारा है, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन, आर्म रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करना। तो अगर हम उसमें देखें तो ठीक है, कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो उसमें उसके लिए आंदोलन करना, उसके अपोज में आवाज़ उठाना, वो तो ठीक है। लेकिन सशस्त्र अगर जाते हैं, वेपन के साथ जाते हैं, तो इसका फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन्स को नहीं है। कोई भी आंदोलन है, कोई भी बातें हैं नहीं पसंद आ रही, रिवॉल्यूशन है तो कर सकते हैं, बट विदाउट वेपन, कोई भी वेपन वहाँ पर
नहीं चलते हैं। तो ये जो होगा हमारा बी वो होगा राइट आंसर। अब हम आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर फ्रीडम टू स्टार्ट अ मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए मूवमेंट चलाना, अगर उससे देखें उसकी आज़ादी, तो ये भी है क्योंकि हमें चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, गवर्नमेंट जो है उसकी नीतियाँ नहीं पसंद आ रही है, तो हम इकट्ठा अगर होकर उसे चेंज करने के लिए मूवमेंट चला सकते हैं, इसकी हमें आज़ादी है। लेकिन हर बशर्ते कि ये जो सारे काम हैं एक लिमिट में हों। मतलब ये कि हम जाके गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या हमारे साथ वेपन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। ठीक है, शांति के साथ आंदोलन किया जा सकता है। डी हमारा है फ्रीडम टू अपोज द सेंट्रल वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं उनके लिए अपोज करना, तो इसका राइट जो है इंडियन सिटीजन्स को है। कॉन्स्टिट्यूशन की सेंट्रल वैल्यू जो है वो अगर नहीं पसंद आती है, कुछ हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बातें हो, तो लोग इकट्ठा होकर उसके लिए क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें बनी इसलिए है कि इनको ज़रूरत पड़ने पे चेंज किया जा सके, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंडियन सिटीजन्स जो हैं उन्हें ये राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें हैं अगर, तो आप उसके अपोज में आवाज़ उठा सकते हैं, उसकी आपको आज़ादी है। तो राइट आंसर जो हमारा है फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन, ये होगा राइट आंसर ऑप्शन बी। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन, सशस्त्र विद्रोह जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इनमें से कौन सा राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में कौन सा राइट इनमें से अवेलेबल है। अगर हम देखें तो ए हमारा है राइट टू वर्क, बी राइट टू एन एडेक्वेट लाइवलीहुड, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, राइट टू प्रिवेसी। अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं वो ये 6 राइट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे राइट्स जो हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। अगर हम डायरेक्टली देखें तो इनमें से जैसे राइट टू वर्क है, राइट टू प्रिवेसी है, एंड हमारा राइट टू एन एडिक्वेट लाइवलीहुड है कि पर्याप्त जीविका जो है वो कमाने का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये हमारी आती है राइट टू फ्रीडम में। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, कि कहीं किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस कास्ट के लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, इस रिलीजन के लोग ये काम नहीं कर सकते, ये इस स्टेट के लोग ये काम नहीं कर सकते, या फिर मैन वुमेन जो है अगर हम उनकी बात करें तो वो इस काम को नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी हमारे यहाँ बाउंडेशन नहीं, राइट दिया गया है कि सभी जो है वो ये काम, कोई भी काम कर सकते हैं, सभी को काम करने का अधिकार दिया गया है। वो हो गया राइट टू प्रिवेसी हो गया, और लोग अपनी जीविका के लिए पर्याप्त जो है वो कमा सकें। तो इन चीज़ों का अधिकार जो है वो क्या किया गया है, सभी को दिया गया। ये एक में इन्हीं चीज़ों में आते हैं। डायरेक्ट अगर हम बात करें, देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ उनके अंतर्गत आते हैं, कुछ राइट्स जो हैं कि वो उनके अंतर्गत आते हैं। बट अगर डायरेक्टली हम देखें तो राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर जो है इसका अधिकार मिलता है हमें एजुकेशनल एंड कल्चरल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंतर्गत हमें इसका अधिकार मिलता है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को अपनी संस्कृति की का अधिकार है, उसकी रक्षा करने का अधिकार है। तो यहाँ पर क्या है, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, सभी को अधिकार है कि वो अपने कल्चर को, कल्चरल जो उनकी पृष्ठभूमि है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे इलाके होते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि सिख जो है उनकी संख्या ज़्यादा है, कहीं हम देख रहे हैं नंबर ऑफ़ हिंदूज़ की संख्या ज़्यादा है, कहीं हम देख रहे हैं नंबर ऑफ़ मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादा है, कहीं पर देख रहे हैं क्रिश्चियन। तो मतलब एरिया वाइज अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है कि अगर हिंदू है, मान लीजिए कि किसी एरिया में हिंदूज़ ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा हैं, बट वहाँ पर और लोग भी हैं, जैसे हिंदूज़ ज़्यादा हैं वहाँ पर सिख जो है वो थोड़ा माइनॉरिटी में आ गए, मेजॉरिटी में आ गए हमारे हिंदूज़ आ गए। ठीक,
हिंदूज जो है वो हमारे आ गए मेजॉरिटी में, एंड हमारे जो सिख हैं वो मान लीजिए माइनॉरिटी में आ रहा है। तो वहाँ पर क्या है, ऐसा ना हो कि जो हिंदूज हैं वो अपनी चीज़ें उन माइनॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी में अगर हम आते हैं तो अगर हम देखें तो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, ऐसा ना हो कि वो अपनी चीज़ें जो हैं वो माइनॉरिटी वालों पर थोपे, या फिर जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनकी कल्चरल चीज़ें खो जा रही हैं, कहीं दब जा रही हैं, तो उसका उन्हें अधिकार है कि वो उसे प्रोटेक्ट करें। तो सीधा सीधा जो हमारा आएगा राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, वो हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स में। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है नेम द फंडामेंटल राइट अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फॉल्स। यहाँ पर क्या है, कुछ आपको राइट्स दिए गए हैं, कुछ आपको बताना है कि ये चीज़ें कौन से राइट्स के अंतर्गत आती हैं। ए हमारा है फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, कह सकते हैं कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की फ्रीडम, तो वो सभी को है। लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अपने रिलीजन को दूसरों पे थोपे ना। प्रचार प्रसार करना है तो जाके करें, लेकिन अपना जो रिलीजन है वो थोपे ना, या ज़बरदस्ती किसी का रिलीजन जो है वो कन्वर्ट ना कराएं। तो ये चीज़ नहीं, बाकी लोगों को छूट है कि वो जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं कहीं भी। तो जो ये हमारा है फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन, ये हमारा कहाँ आता है, ये हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सभी को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है सभी को, ठीक है, ये हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, यहाँ पर है ये हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा है राइट टू लाइफ, सभी को जीने का अधिकार है। ठीक, ये हमारा किस में आएगा, सभी को जीने का अधिकार है, कैसे भी जी रहे, कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारी कहाँ आती हैं, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार में ये हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। ठीक, नेक्स्ट हमारा है राइट टू लाइफ आएगा हमारा किसमें, राइट टू फ्रीडम में। थर्ड हमारा यानी कि सी है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की समाप्ति की बात अगर करें तो वो किसमें आता है, वो हमारा आता है राइट टू इक्वलिटी, सभी को इक्वलिटी का दर्जा दिया गया है, सभी बराबर हैं, कोई भी कास्ट के बेस पे, कोई भी सेक्स के बेस पे, कोई भी एरिया के बेस पे, कहीं भी वो लोग जो हैं अनइक्वलिटी नहीं है, सभी क्या है, इक्वल है। तो ये इसमें हमारा आता है राइट टू इक्वलिटी। तो अबॉलिशन अगर हम बात करें कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत अगर हम कहते हैं तो वो हमारा आता है किसमें, राइट टू इक्वलिटी, की सभी को समानता का दर्जा दे दिया गया, तो उसका छुआछूत जो है अनटचेबिलिटी है उसका अंत हो गया। अब ये अनटचेबिलिटी क्या है इसके बारे में आप लोग जानते हो। ठीक, नेक्स्ट हमारा है डी बैन ऑफ बॉन्डेड लेबर। ठीक, बॉन्डेड लेबर बैन करना, जैसे कि कोई काम कर रहा है, लेबर से लोग काम ले रहे हैं, लेकिन उनका जो मेहनताना बनता है वो उन्हें नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती एक तो काम कराना, और उसके बाद जो भी उनकी मजदूरी बन रही है वो नहीं देना या फिर बहुत कम देना, इसे बैन करना, ये हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जैसे कि किसी से कोई काम ज़बरदस्ती कराना, या फिर उससे काम के बदले में सही जो उसकी कीमत है वो ना देना, वो हमारा कहा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, की आप उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि बैन ऑफ बॉन्डेड लेबर जो है उसका अंत करना, वो कैसे, उसके लिए हमें राइट दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार दिया गया है आवाज़ उठाने का। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा राइट जो है वो यहाँ पर फिट बैठता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट्स इज मोर वैलिड, गिव रीजंस फॉर योर प्रेफरेंस। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा वैलिड है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, डेमोक्रेसी एंड राइट्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा वैलिड है, और आप जिसे भी प्रेफरेंस दे रहे हो इनमें से क्यों दे रहे हो, उसका रीज़न आपको बताना है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट्स, ए है हमारा एवरी कंट्री दैट इज़ द डेमोक्रेसी गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। सभी कंट्रीज़ जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ के सिटीजन्स को
क्या है, राइट्स हैं, अधिकार हैं। ठीक है, सभी कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स को अधिकार देती है। बी हमारा है एवरी कंट्री दैट गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन इज अ डेमोक्रेसी। सभी कंट्रीज जो कि अपने सिटीजन्स को राइट्स देती हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी है। ठीक, थर्ड हमारा है यानी कि सी, गिविंग राइट्स इज गुड बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि राइट्स देना अच्छा है लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये तो सबसे पहले हट गया कि डेमोक्रेसी राइट देना अच्छा है बट डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक, जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर लोगों को राइट्स चाहिए ही। ठीक है, अब हम बी की बात अगर करें, एवरी कंट्री दैट गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन इज अ डेमोक्रेसी। सभी कंट्री जो कि अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को राइट्स देती हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो ये भी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि राइट्स देने वाली जो कंट्री है वहाँ पर डेमोक्रेसी ही हो। डेमोक्रेसी होना और ना होना, ठीक है, डेमोक्रेसी है तो भी राइट्स मिलते हैं, नहीं है तो भी मिलते हैं। मतलब जहाँ पर डेमोक्रेसी है या नहीं है, राइट्स जिन कंट्री को देना है वो देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ए जो है, एवरी कंट्री दैट इज़ अ डेमोक्रेसी गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन। सभी कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स को राइट्स देती हैं। ये ज़्यादा वैलिड है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें ये नहीं मना है, इसमें देखिए क्या है, सभी कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स को राइट देती हैं, बट यहाँ पर ये नहीं मना है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स को राइट्स नहीं देती हैं, जैसा कि यहाँ पर है कि सिर्फ डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज़ ही अपने सिटीजन्स को राइट्स देती हैं। बी की तरह ये नहीं है, यहाँ पर मना ही नहीं है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर राइट्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा वैलिड है वो हमारा क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, जो स्टेटमेंट ए है हमारा वो ज़्यादा वैलिड है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं उन पर और कंट्री की प्रोग्रेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में राइट्स दिए गए हैं। डेमोक्रेसी मतलब कि वहाँ पर क्या हो गया कि चीज़ें आपके हाथ में है। डेमोक्रेसी में जो सत्ता में है वो आपके द्वारा चुनकर आ रहा है। ठीक है, आपके द्वारा जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा चुनकर आ रहा है जो भी सत्ता में है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पब्लिक का यानी कि सिटीजन्स का ध्यान रखेगा। उन्हें जब राइट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग लोग जो हैं अपने काम जो हैं वो आसानी से कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बंधे हुए होंगे, और जो सत्ता में होगा उसके लिए भी अच्छा होगा कि वो डेमोक्रेसी है तो वो लोगों के जो सिटीजन्स हैं उनके प्रोग्रेस के लिए, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए काम करेगा। ज़रूरी नहीं कि उसे कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है इसलिए ही वो करेगा, वो इसलिए करेगा कि आगे उसे सत्ता में बने रहना है। तो डेमोक्रेसी में राइट्स जो है वो सभी सिटीजन्स को मिले होते हैं, उनके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि सत्ता में जो बना है उसे उनकी ओर ध्यान ज़्यादा देना है। प्लस डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि हम अपने से अपनी सरकार चुन सकते हैं। ठीक है, जो भी सत्ता में बैठ रहा है उसे हम अपने से चुन सकते हैं, वो हमारे द्वारा इलेक्ट होकर आ रहा है। तो जब नागरिकों को ये अधिकार है तो क्या होगा कि वो उसे चुनकर भेज रहा है, इसलिए वो नागरिकों का ध्यान रखेगा क्योंकि आगे उसे सत्ता में बने रहना है। ठीक है, एवरी कंट्री दैट इज अ डेमोक्रेसी गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन, दिस इज मोर वैलिड। ज़्यादा वैलिड ये है बिकॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री पेज स्पेशल अटेंशन टू इट्स सिटीजन एंड सच प्लान्स आर मेड सो दैट इज द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कैन बी डन। और जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसकी ये विशेषता है कि वो उनके अधिकारों को, अपने सिटीजन्स को वो राइट्स दे। ठीक है, ये उनकी विशेषता है, वो उनकी क्वालिटी है। अगर हम देखें कि सभी कंट्री जो है कि सभी जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो सभी अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को अधिकार देती हैं क्योंकि ये उनकी क्वालिटी है। कंट्री गिविंग राइट्स टू सिटीजन्स कैन बी बोथ डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर क्या है, मैंने जैसे अभी बोला था कि बी में तो मना है कि बस डेमोक्रेटिक कंट्री ही अपने सिटीजन्स को राइट देगी, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिखा है डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो अपने सिटीजन्स को राइट दे रही है, बट मना नहीं है कि अनडेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो अपने सिटीजन्स को राइट्स नहीं देंगी। तो डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक दोनों कंट्रीज अपने सिटीजन्स को राइट्स दे सकती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आर देयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम जस्टिफाइड, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पर क्या है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रखी है। ठीक है, आपको बताना है क्या वो राइट टू फ्रीडम
को जस्टिफाइड करता है, और अगर हाँ तो भी आपको रीज़न देना है, नहीं तो भी रीज़न देना है। ठीक है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हैं, क्या ये राइट टू फ्रीडम को जस्टिफाइड कर रहे हैं, हाँ नहीं, जो भी है आपको रीज़न के साथ बताना है। तो इंडियन सिटीजन्स नीड परमिशन टू विजिट सम बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री फॉर रीजन्स ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पर क्या है कि इंडियन सिटीजन्स को परमिशन लेनी पड़ती है कुछ बॉर्डर एरियाज में जाने के लिए फॉर सिक्योरिटी रीज़न। तो जो सबसे लास्ट में बात आई, फॉर रीज़न फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी की वजह से अगर मना है तो ये सही है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये सही है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज जो होते हैं वहाँ पर कब कौन सी कंडीशन है, तो इस वजह से अगर उन जगहों पे किसी को विज़िट करना है तो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर होने चाहिए कि परमिशन लेके वहाँ पर जाया जाए। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर कंडीशन कभी सही होती है कभी नहीं होती है। तो उन जगहों पे जाने के लिए फॉर सिक्योरिटी रीज़न लोगों को परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है, और ये सही है। ठीक है, यस इट इज़ राइट दैट अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट एनीवन हैज़ राइट टू गो एनीवेयर। ठीक है, कोई कहीं भी जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग, बट इफ देयर आर रिस्ट्रिक्शंस देन दे आर कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल। लेकिन अगर ये चीज़ जो रिस्ट्रिक्शंस है ये लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं तो ये सही है, क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ है लोगों की सेफ्टी, लोगों की सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इस वजह से अगर रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं तो वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बी, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी इन सम एरियाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आउटसाइडर्स जो होते हैं, मतलब कुछ एरियाज़ में आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं है प्रॉपर्टी बाई करने के लिए। ठीक है, वहाँ के सिर्फ लोकल पॉपुलेशन जो है वो वहाँ रह सकती है, आउटसाइडर्स के लिए वहाँ पर प्रॉपर्टी बाई करना अलाउ नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्या सही हैं, तो हाँ ये रिस्ट्रिक्शन, अगर देखिए ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं तो ये गलत हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में अगर ये लग रहे हैं तो उनका कोई रीज़न होगा। ठीक, तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगना सही है, क्योंकि कुछ बॉर्डर एरियाज़ में कुछ ट्राइब्स रहते हैं जिनके कल्चर को नुकसान पहुँच सकता है लोगों से, इसलिए वहाँ के लोग तो वहाँ रह सकते हैं लेकिन अदर लोगों को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है, या उसके लिए उन्हें परमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हमें कंट्री के बाहर जाना है, ठीक है, उसके लिए वीज़ा बनवाना पड़ता है, तो उसी तरीके से उन एरियाज़ में, अगर इंडिया में आप रह रहे हो, इंडिया में ही कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर जाने के लिए आपको परमिट बनवाना पड़ता है, जिसे कहते हैं इनर लाइन परमिट, जो कि मैक्सिमम 15 डेज़ का बनता है। और अगर उससे ज़्यादा कोई वहाँ पर रुकता है, लोग वहाँ पर घूमने के पर्पज़ से जाते हैं, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा कोई वहाँ पर रुकता है तो उससे अपना वो परमिट जो है वो रिन्यू करवाना पड़ता है। ये चीज़ अगर हम देखें तो जब फॉरेनर हमारे यहाँ आए थे, फॉरेनर मतलब जब यूरोपियन हमारे यहाँ आए थे उसी टाइम से ये चीज़ चल रही है, बट उन्होंने ट्रेड के लिए चलाया था। लेकिन आज के टाइम में अगर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो किस लिए? क्योंकि वहाँ के जो ट्राइब्स रह रहे हैं उनके जो कल्चर हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, इस वजह से वहाँ पर लोकल लोग तो रह सकते हैं, बट अदर लोगों आउटसाइडर्स जो हैं उनके जाने पर रिस्ट्रिक्शन है। अगर वहाँ पर वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो 15 डेज़ का उन्हें इनर लाइन परमिट जो है वो बनवाना पड़ता है, उससे ज़्यादा टाइम होने पर उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई वहाँ पर काम धंधे के लिए जाता है तो उसके लिए उसको अलग पेपर्स बनवाने पड़ते हैं। फॉरेनर आ रहे हैं तो उनके लिए प्रोटेक्ट इनर परमिट बनवाना पड़ता है, उनके लिए अलग बनता है। लेकिन जो यहीं के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, अगर उन जगहों पे जाते हैं तो उन्हें इनर लाइन परमिट जो कि 15 डेज़ के लिए होता है वो बनवाना पड़ता है। तो ये क्या है, ये सही है, आउटसाइडर्स को उन जगहों पर जाने के लिए मनाही है। ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। नेक्स्ट हमारा है सी हमारा है द गवर्नमेंट बैन्स द पब्लिकेशंस ऑफ अ बुक दैट कैन गो अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। रूलिंग पार्टी यानी कि गवर्नमेंट उन्हीं की चल रही है, तो गवर्नमेंट जो है किसी बुक पर क्या कर रही है, किसी बुक पर उसने बैन लगाया है जो कि नेक्स्ट इलेक्शन में उनके जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट हो सकती है। ठीक है, तो उस पर अगर बैन लगा है तो ये क्या है, ये गलत है।
ठीक है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उस बुक पे, तो ये क्या है, ये गलत है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। दिस इज अनफेयर एज इट वायलेट्स द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये उल्लंघन है क्योंकि सभी को बोलने की आज़ादी है। तो बुक अगर बुक अगर पब्लिकेशन उसका हो रहा है तो गवर्नमेंट का रोकना उसके लिए कि उससे उन्हें नुकसान, जो रूलिंग पार्टी उसे नुकसान पहुंचेगा या उसके अगेंस्ट है ये, तो ये क्या है, गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इन सब के रीज़न क्या है, इन रिस्ट्रिक्शंस के रीज़न क्या हैं और कौन सा रिस्ट्रिक्शन सही है और कौन सा गलत है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, मनोज वेंट टू अ कॉलेज टू अप्लाई फॉर एडमिशन इनटू MBA कोर्स। द क्लर्क रिफ्यूज टू टेक हिज एप्लीकेशन एंड सेड, यू सन ऑफ अ स्वीपर विश टू बी अ मैनेजर, हैज एनीवन डन दिस जॉब इन योर कम्युनिटी, गो टू द म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस एंड अप्लाई फॉर अ स्वीपर्स पोजिशन। विच ऑफ मनोज फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड इन दिस इंस्टेंस? स्पेल दीज आउट इन अ लेटर फ्रॉम मनोज टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ पर क्या करना है, मनोज नाम का कोई पर्सन है जो कि MBA एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, जिस पे वहाँ पर क्लर्क उसे बोलता है कि तुम स्वीपर के बेटे हो और क्या तुम्हारी कम्युनिटी में भी कभी किसी ने इस जॉब को किया है, जाओ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जाओ और वहाँ पर जाकर स्वीपर के लिए अप्लाई करो। तो ये जो पूरा वाक्य है इसमें मनोज के किस फंडामेंटल राइट को वॉलेटेड किया गया? ठीक है, कौन सा मनोज का कौन सा फंडामेंटल राइट का यहाँ पर उल्लंघन हुआ और आपको इस चीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखना है मनोज की तरफ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर मनोज को कोई भी फॉर्म भरने से रोका जा रहा है तो यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी जो है वो वॉयलेटेड हुआ। क्यों? क्योंकि किसी को भी किसी भी जॉब को करने की छूट है, लेकिन यहाँ पर मनोज को क्योंकि वो स्वीपर का बेटा है इसलिए ये फॉर्म भरने से मना किया जा रहा है। तो राइट टू इक्वलिटी जो है पहले तो उसका उल्लंघन हुआ। दूसरा ये फ्रीडम ऑफ दूसरा है राइट टू फ्रीडम, किसी को भी किसी भी जॉब के लिए आज़ादी है, कोई किसी भी जॉब को कर सकता है, तो उसका भी यहाँ पर उल्लंघन हुआ। हियर आर फंडामेंटल राइट्स टू इक्वलिटी हैज़ बीन वायलेटेड बिकॉज द राइट टू इक्वलिटी गिव्स द राइट टू एम्प्लॉयमेंट। राइट टू इक्वलिटी क्या करती है? राइट देती है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि कहीं भी जाकर कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो किया जा सकता है। टू द सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, किसी भी चीज़ का उसमें ध्यान नहीं दिया जाता या कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, ना उसमें कास्ट, ना रिलीजन, ना जेंडर। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम द राइट टू फ्रीडम का भी यहाँ पर उल्लंघन हुआ। क्यों? क्योंकि उसे आज़ादी नहीं है उस फॉर्म को भरने की। ठीक, इसलिए हैज़ ऑल्सो बीन वायलेटेड बिकॉज जॉब सर्च इज़ अ फ्रीडम राइट ऑफ अ पर्सन। किसी को भी कोई भी जॉब करने की छूट है, तो वो की आज़ादी है कि कोई भी जॉब वो कर सकता है। तो अगर यहाँ पर बोला जा रहा है तुम ये जॉब नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ क्या है? राइट टू फ्रीडम का भी यहाँ पर उल्लंघन है। अब मनोज की तरफ से आपको लेटर लिखना है। अब वो लेटर के लिए एक पैटर्न मैं यहाँ पर दे रही हूँ, लेटर आप लिख लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे आप लिखोगे यहाँ पर टू, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक, फिर इधर आपकी डेट रहेगी ऊपर साइड में। ठीक है, यहाँ पर डेट रहेगी और जो भी सर या मैडम होंगे वो आप लिख दोगे। तो यहाँ पर सर मैडम जो भी हैं वो आप लिखोगे। ठीक है, मैडम। फिर यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है वो पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम है, जो सब्जेक्ट है वो आप लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में नीचे की तरफ, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा योर्स सिंसियरली, ठीक है, योर्स सिंसियरली, और यहाँ पर आप लिख दोगे मनोज। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेटर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब ये लेटर जो है वो आपको अपने से लिखना है। एक पैटर्न मैंने बता दिया कि इस तरीके से लिखना है, बाकी एप्लीकेशन वगैरह तो आपको बहुत अच्छे से लिखना आता होगा। तो
ये आंसर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मनोज के कौन कौन से राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम, इन दोनों ही राइट्स का उल्लंघन हुआ है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है व्हेन मधुरिमा वेंट टू द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस द एक्सरसाइज रजिस्ट्रार टोल्ड हर you cannot write your name as Madhurima Banerjee, daughter of A.K. Banerjee. You are married. You must give your husband's name. Your husband's surname is Rao. So your name should be changed to Madhurima Rao. She did not agree. She said, if my husband's name has not changed after marriage, why should mine? In your opinion, who is right in this dispute and why? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मधुरिमा नाम की कोई लेडी है जो कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाती है, जहाँ पर रजिस्ट्रार उसे बोलता है कि आपको अपना जो नाम है वहाँ डॉटर ऑफ मधुरिमा की जगह वाइफ ऑफ मधुरिमा लिखना है और अपने नाम के साथ जो सरनेम है वो आपको फादर की जगह आपको अपना सरनेम हस्बैंड वाला लगाना है क्योंकि आप मैरिड हो। तो जिस पे मधुरिमा कहती है कि जब अगर मैरिज के बाद अगर हस्बैंड का नाम जो सरनेम जो है वो चेंज नहीं हो सकता तो मेरा क्यों हो सकता है। तो इस पूरी बात में आपको बताना है कौन सही है और क्यों सही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर कौन सही है, तो मधुरिमा जो है तो यहाँ पर क्या है, राइट टू इक्वलिटी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और राइट टू फ्रीडम भी। क्यों? क्योंकि मधुरिमा जो है वो यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सभी को बराबरी का दर्जा है। ठीक है, तो ये मधुरिमा का पर्सनल मैटर है कि वो अपने नाम के साथ जो भी फॉर्म भर रही है वहाँ पर डॉटर ऑफ लिखती है या फिर वाइफ ऑफ लिखती है, उसका पर्सनल मैटर है। उसके अलावा वो सरनेम कौन सा लगाती है ये भी उसका पर्सनल मैटर है। ये उसकी मर्जी है कि वो चाहे जो सा सरनेम लगाए, इसीलिए यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी आता है। और उसने भी ये चीज़ बोली अगर हस्बैंड का नाम नहीं चेंज हुआ, सरनेम नहीं चेंज हुआ तो मेरा क्यों। तो राइट टू इक्वलिटी के अनुसार कि उसको अधिकार है, वो चाहे तो चेंज करे और चाहे तो वो ना चेंज करे। ठीक है, और राइट टू फ्रीडम ये भी उसको पूरी आज़ादी है कि वो चाहे जो सा सरनेम अपने नाम के साथ यूज़ करे। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो हैं वो वायलेटेड हुई, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, मधुरिमा साइड इज राइट इन दिस डिस्प्यूट एज इट इज़ हर पर्सनल मैटर एंड इट इज़ हर पर्सनल राइट। ये उसका पर्सनल मैटर है और पर्सनल अधिकार है। हुज नेम एंड सरनेम शी राइट्स अलॉन्ग विथ हर नेम, वो अपने साथ किसका नाम और सरनेम लगाती है ये उसका अपना राइट है और अपना मैटर है। ठीक है, रेजिंग दीज थिंग्स बाय द रजिस्ट्रार इज अ वॉयलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसके कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ और कौन यहाँ पर सही है, दोनों ही चीजें। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 1000 of tribals and dash NHRC on this matter। जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बस स्टार्टिंग और एंड उसका लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है कि उसके लिए जो फॉरेस्ट पे ट्राइब्स रहते हैं उनको हटाया जा रहा है। जिनकी की डिमांड है, उन ट्राइब्स की डिमांड है, वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनकी डिमांड है कि भाई हमको यहाँ से हटाया जा रहा है, इससे जो हमारा लाइवलीहुड है वो हमसे छिन रहा है। ठीक है, तो लाइवलीहुड कैसे छिन रहा है? लाइवलीहुड इस तरीके से छिन रहा है कि भाई जो जहाँ पर एक लंबे टाइम से रह रहा है, ठीक है, अगर कहीं उसकी शॉप है या कुछ भी है, ठीक है, तो उसके जो भी कस्टमर्स होंगे वो वहां से छिन जाएंगे। ठीक है, कस्टमर तो उसी जगह आएंगे, उसी जगह को जानते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, उसको जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट मिल रहा है या वो जहां से भी ले आता है अपने काम के लिए, ठीक है, तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो भी अब उसको नहीं मिल पाएंगे उस तरीके से जितनी आसानी से मिल रहे हैं। आप ही समझिए, कहीं आप नई जगह पे अगर जा रहे हैं तो वहां पर क्या है कि आपको उतनी फैसिलिटी जो है वो नहीं समझ में आती है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी जो फेवरेट शॉप्स होती हैं, ठीक है, कि जो आपके शहर में हो, अब आप वो चीजें जो है वो दूसरे शहर में अगर आप गए हैं वहां पर आपको नहीं दिखेगा कि हाँ उस चीज की इतनी अच्छी शॉप है। जब आप वापस से अपनी सिटी में आओगे तो उसके बाद आप उस जगह से ही उस चीज को खरीदना पसंद करोगे। ठीक है, ऐसा होता है। उसी तरीके से यहाँ तो क्या है, यहाँ तो पूरा उनकी लाइवलीहुड जो है वही छिन जा रही है। ठीक,
दूसरा उनका कहना है कि जो ट्राइबल्स होते हैं वो पूरी तरह से, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, पूरी तरह से फॉरेस्ट से वो एक कह सकते हैं रिलीजन से, एक आस्था के साथ वो जुड़े होते हैं। तो उनका कहना है कि इस तरीके से हमारी आस्था पर भी अटैक है, तो इसके लिए कोई सुनवाई हो। ठीक है, तो लोग आपस में बात करते हैं कि इसके लिए कोई सुनवाई हो। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प की बात कही गई है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है और उसके लिए वो आगे चाह रहे हैं कि उनकी बातों को आगे रखा जाए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इसके लिए, ठीक है, एनएचआरसी को एक लेटर लिखना है। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट एंड कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इनको आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, जिसमें कि आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो उनको बताओगे। गवर्नमेंट के लिए आप लिखोगे कि भाई गवर्नमेंट जो है ऐसा ऐसा हो रहा है और गवर्नमेंट उसमें हेल्प करे। ठीक है, अब उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा फिर आपको ये भी लिखना है कि भाई गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहेगा ये भी हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करेगी। अगर लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो उनके वेलफेयर के लिए ही काम करेगी। ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं समझकर। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो एनएचआरसी को लेटर लिखा जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो टू द चेयरमैन एनएचआरसी दिल्ली, फिर सब्जेक्ट आप लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स, क्योंकि ट्राइबल्स को वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, जो भी आप लिख दीजिए, मतलब सर और मैडम। डेट आपको लिख देनी है। वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, ठीक है, टू द प्लाइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमढ़ी wildlife sanctuary. Their displacement by the government is a violation of human rights. ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन राइट्स का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। उनकी जीविका जो है वो भी छिन रही है और उनकी आस्था पर एक तरीके से अटैक है। It is a violation of their livelihood and their beliefs. So you are requested to kindly look into this matter and provide the necessary help to these people. ठीक है, तो इस तरीके से लेटर जो है वो लिखना है कि भाई हमारा ये नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, तो गवर्नमेंट जो है इस मैटर को देखे और हमारी हेल्प करे जैसी हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। फिर नीचे थैंक यू जरूरी होता है, रिगार्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिख रहा है वो, या फिर जो एसोसिएशन वहाँ बना है, भाई यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो कोई ना कोई एसोसिएशन होगा, तो उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेटर जो है वो आपका लिख दिया जाएगा। अब इसमें आप अपने से कुछ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस होता है। चलिए अब गवर्नमेंट के रिस्पांस की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट का रिस्पांस एक तरीके से इस तरीके से रहेगा कि भाई गवर्नमेंट को ये बात पता चली, तो गवर्नमेंट का ये रहेगा कि भाई हाँ, आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि जो इस तरीके से काम किया जा रहा है उसको, उस पर ध्यान दिया जाए कि भाई आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, तो ध्यान दिया जाएगा कि उनका वायलेशन ना हो और जहां पर उनको अगर नुकसान हो रहा है वहां पर उनको कंपनसेशन और साथ में ही रहने की जगह दी जाएगी। गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो क्या करेगी, जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम करेगी, उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो वन्य जीव हैं उनके लिए, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ है उनकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को ये करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट जो है उनकी सुरक्षा, ठीक है, और साथ ही साथ जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, उस एरिया के और उस एरिया के आसपास के लोग जो हैं उनको उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर गवर्नमेंट का जो आंसर है वो लिख देना है। ठीक है, ऑन द डिस्प्लेस्ड इशू ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलर्स लिविंग अराउंड सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमढ़ी सेंचुरी, all development in all around the forest will be done keeping the interest and well-being of the forest dwellers in mind. ठीक है, rehabilitation and compensation will be, ठीक है, given to the affected people. The government gives priority to the development of the area and the protection of wildlife. ठीक है, तो इस तरीके से आंसर जो है अब आपको समझ में आ गया होगा। अपने से इसमें लाइन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है वो भी काफी बड़ा है, तो उसको आप बुक से समझ लीजिएगा। यहाँ पर उसकी समरी जो है वो हम लोग समझ लेंगे। स्टार्टिंग है उसकी ड्रॉ अ वेब एंड लास्ट उसका है दैट शोज द लिंकेज। अब आपको करना क्या है कि आपने इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब उसी में से उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स अगर हम बात करें कि कहीं पर किसी को जाने के लिए, ठीक है, कोई किसी पिलग्रिम पे जाना चाहता
चाहता है उसको वहां पर जाने से रोका जा रहा है, ठीक है। कोई किसी तरीके का काम करना चाहता है उसको रोका जा रहा है। कोई किसी जॉब जो है, ठीक है, वहां पर उसका सिलेक्शन हो गया है बट उसको रोका जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जहां भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जिनका कि वायलेशन हो रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, उनको यहाँ पर शो करना है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस तरीके से काम करेंगे। आपको उनको बॉक्स में बनाना है, उसको बाकायदा एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, ठीक है। और एरो से इनका जो कनेक्शन है, इनका जो लिंक एक दूसरे से है, वो आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके इसमें मतलब बुक्स में आपने पढ़ा है और उनके बारे में थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भी दिया है कि एग्जाम्पल की ये कंडीशन आती है तो किन राइट्स का यहाँ पर यूज हो सकता है या कौन से राइट्स जो है उनका वायलेशन हो रहा है, ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन साइड पे हमारा जो है ये बॉक्स में बना हुआ है जो राइट्स हैं, और यहाँ पर एरो से हम लोग उनका लिंकेज जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, किसका लिंक किससे है, क्यों है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कौन सी कंडीशन जो है वो पड़ती है तो कहाँ पर किसका यूज हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं नॉट अलाउड इन द पर्टिकुलर जॉब डिस्पाइट बीइंग सिलेक्टेड। अब मान लीजिए किसी ने कोई इंटरव्यू दिया है, किसी ने कोई एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है, उसका सिलेक्शन हो गया है। जब वो वहां पर जाता है कि भाई अब सिलेक्शन हो गया है, अब वो जा रहा है जॉब के लिए, अब वहां पर उसको मना कर दिया जाता है कि वो इस जॉब को यहाँ पर उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस रिलीजन से, इस कास्ट से, इस क्रीड से, इस जेंडर से आता है, तो इस वजह से उसका सिलेक्शन उसको हम लोग अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, सभी को फ्रीडम मिली है कि वो कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो अपना सकते हैं। यहाँ पर उसके इस राइट का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है। उसके लिए वो क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उनका यूज कर सकता है, राइट टू, ठीक है। आप सब में क्या करिएगा, राइट टू इसमें ऐड कर लीजिएगा। ये मैंने पूरा लिखा नहीं है क्योंकि एक ही पेज में समझाने की कोशिश है, ठीक है, इसलिए प्लेस नहीं था। तो राइट टू जो है वो आप इन सब में भी ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन सबको दिया गया है, वहां पर उसका वायलेशन हो रहा है। इसका कनेक्शन कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उनका वो हेल्प ले सकता है, ठीक है, उसके लिए वो कोर्ट जा सकता है। राइट टू इक्वलिटी वो भी सबको मिली है भाई, चाहे जेंडर से हम देखें, चाहे रिलीजन से देखें, ठीक है, चाहे कास्ट से देखें, वो सबको मिला है। कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो कोई अडॉप्ट कर सकता है, ठीक। तो इसलिए इसका कनेक्शन जो है, इससे लिंक हम लोग दिखा देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैन ऑन गोइंग टू अ पब्लिक प्लेस। कोई पब्लिक प्लेस है, वहां पर उसे जाने से रोका जा रहा है। देखिए, एक तो है कि कोई जगह है जहां पर रोका जा रहा है कि आगे खतरा है इसलिए मत जाओ, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर रोका जा रहा है कि वो इस रीजन से आ रहा है, इस रिलीजन से आ रहा है, इस कास्ट, क्रीड, जेंडर, जो भी चीजें, अगर ऐसा कोई बैरियर लगा के तब उसको रोका जा रहा है तो ये चीज उसके साथ गलत हो रही है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी जो है वो सबको मिली हुई है, कोई कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उनका हेल्प ले सकता है क्योंकि वो उसको राइट मिले हैं, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपका सेकंड वाला हो गया, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हमने देख लिया, ओके, लिंक। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफेंस अगेंस्ट अ क्राइम चार्ज। मान लीजिए किसी पे कोई क्राइम चार्ज लगा दिया गया, तो ऐसा नहीं कि उसको जेल में डाल दिया गया और उसके बाद वो शांत बैठे, वो उसके लिए क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, ठीक है, और उसके लिए वो कोर्ट जा सकता है। ओके, तो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, ठीक है, उसकी वो हेल्प ले सकता है कि भाई वो वकील करेगा, लॉयर करेगा और वो उसकी सुनवाई कर सके, ठीक है। दूसरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो भी वो चला सकता है। भाई कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पर्सनल उसकी वजह से लोग जो है ऐसा केस किसी के ऊपर कर देते हैं, तो वो इन चीज़ों का हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड वाला जो है वो इस एरो से हमने शो कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ, फ्रीडम टू वर्क, ठीक है। फ्रीडम टू वर्क अगर हम बात करें, जैसे गांव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, अच्छा शहरों से भी गांव में जाते हैं अगर उनकी जॉब लग जाती है, ठीक है, भाई कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स वहां पर होती हैं। तो इस तरीके से जॉब के लिए वो गए एक गांव से शहर या एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक सिटी से
अदर कंट्री, तो अदर कंट्री की बात तो अलग है भाई, उनके अपने जो फंडामेंटल राइट्स होंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो कहेगा वो, लेकिन अपनी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप क्या कर सकते हैं, फ्रीडम टू वर्क, आपको फ्रीडम टू वर्क है कि आप कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं, कहीं भी जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसको रोका जा रहा है कि तुम इस एरिया में है और तुम ये काम नहीं कर सकते हो, इस रीजन से आए हो, काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, उसके फंडामेंटल राइट्स जो है उनका वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, इसका भी वायलेशन हो रहा है और उसके लिए वो क्या कर सकता है, मूवमेंट भी चला सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी रीजन में दूसरे रीजन के लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है। वैसे अपनी कंट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो लोग जो हैं वो मिलके इसके लिए मूवमेंट चला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 4 हो गए, 5 पे आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो लोग कम में हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो पहला तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो सभी को मिला है कि कोई किसी भी रिलीजन को मान सकता है माइनॉरिटी में, ठीक है, कि किसी रिलीजन के लोग जो अगर कम हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसी तरीके की रोक लगा दें, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सभी को मिला है, ठीक है, और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो हैं वो भी सबको मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लिंक होगा कि कोई भी जो है राइट टू, मतलब किसी भी तरीके का कल्चरल और रिलीजन एजुकेशन जो है वो पा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से हम लोग इसको लिंक कर दिए, यहाँ पर इनका लिंकेज हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर पिलग्रिमेज, अगर कोई किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, ठीक है, उसको वहां पर जाने से रोक है, ठीक है। फिर वही चीज कि सुरक्षा कारणों से अगर रोका जा रहा है, सिक्योरिटी के लिए रोका जा रहा है, वो तो अलग चीज है। अगर पर्सनल कारणों से रोका जा रहा है तो वहां पर भी उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, उनका वायलेशन हो रहा है, उनका हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन सभी को छूट है, कोई किसी भी तीर्थ यात्रा पे जा सकता है। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये चीजें चलाई जा सकती हैं, तो इसको हम लोग 6 से, ठीक है, 6 वाले को हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर दिए, ठीक। नेक्स्ट है पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो अगर किसी को नहीं पसंद आई, मान लीजिए कुछ भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए जैसे पेंशन ही बंद कर दी गई, ठीक है, तो उसके लिए लोग जो है वो मूवमेंट चला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वहां पर उनको आज़ादी है उन चीज़ों की, ठीक है, कि वो कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी लाई वो पसंद नहीं है उनको, ठीक है, तो उसके लिए वो एसोसिएशन एंड यूनियन जो है वो बनाने की उनको फ्रीडम है, ठीक है। दूसरा हम देखें कि पर्सनल लिबर्टी उनको है, ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनको वो पॉलिसी नहीं पसंद आई तो उसके अगेंस्ट उसमें प्रोटेस्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए एसोसिएशन वगैरह वो बना सकते हैं। तो ये आपका 7 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप कि आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरह हमारा आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।